आज हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स इन क्लास 12th स्टैंडर्ड का तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीन्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई मीडियम इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच डालते हैं तो किस रेशियो से वो फोर्स को कम कर देती है, और ये टर्म हमारा रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगा। इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी केस में पढ़ेंगे। इसी को इंसुलेटिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं कि वो कितना इंसुलेट करता है उस मीडियम के थ्रू गिवन इफेक्टेड फोर्स को। तो मान लेते हैं आप दो चार्ज हम ले रहे हैं। पहले हियर व्हेन टू चार्ज Q1 और Q2 लाई डिस्टेंस R, इस फिगर में हम देख रहे हैं A और B दो पॉइंट हैं। A पर हमने प्लस Q1 चार्ज लिया और B पर हमने प्लस Q चार्ज लिया। इस दोनों के बीच में हमने सेपरेशन स्मॉल r रखे। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा वैक्यूम या एयर में है तो उस केस में इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा? तो एफ नॉट इक्वल्स 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों चार्ज के बीच कोई मीडियम को डालते हैं। जैसे ग्लास कंटेनर में लेकर के पानी को डाल दिए, या उसके बीच में लकड़ी को डाल दिए, या उसके बीच में ये माइका का प्लेट डाल दिए। ऐसे कोई भी चीज डालने के बाद हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितनी होती है, तो उस मीडियम के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम एप्सिलॉन लिख के चल रहे हैं। So now we use some charge Q1 and Q2 with same distance in any medium. Then the force between them is given as Fm, means Fm means force in particular medium, equals 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. अब जरा सोचो कि ये फोर्स और इस फोर्स के बीच हमारा क्या इंटर रिलेशन मिलता है। तो हम करते हैं क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम डिवाइड कर दिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलेगा एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल्स टू, अब देखो इस डिवीजन में ये पलट जाएगी, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ये इतना पार्ट जो देखते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी है, दैट इज एप्सिलॉन आर। और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम लोग के से भी लिखेंगे। देन K is defined by F naught by Fm, यानी रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, है ना, विथ सेम चार्ज एंड सेम सेपरेशन वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज K। ये K क्या है? K रेशियो है, अतः कोई भी रेशियो का सिंपल जान लेंगे कि उसका कोई डायमेंशनल स्टेट नहीं होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, वो एक केवल रेशियो यानी नंबर आएगी। हेंस एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम में हम अगर फोर्स निकाल सकते हैं तो वैक्यूम में कितना फोर्स है डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम इसके बीच में ग्लास रखते
तो जो वैक्यूम में फोर्स लगेगा उससे 3 टाइम्स ये रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसकी जगह पर हम माइका रख दें, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं 6 है, तो 6 को पुट अप करेंगे तो एफ नॉट बाई 6 हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स वो रिड्यूस कर जाती है। अगर पानी का कंटेनर यहां से यहां तक हम रख दें, ग्लास कंटेनर में पानी को फिलअप करके, वाटर को फिलअप करके डाल दें, देन वी गॉट this force is reduced by 81 times, 1 by it reduced by 81 times of given force. So dielectric constant of some elements are already given in your textbook or NCERT book. According to this, we have to find out the force in that medium, how much it reduces. अब सवाल है तुम्हारे लिए कि अगर हम उस इंसुलेटिंग सब्सटेंस को हटाकर उसके बीच अगर हम मेटल प्लेट यूज करें, और इस केस में मेटल प्लेट जब यूज करेंगे और मेटल को टच नहीं करना है, क्योंकि टच करने पर वो कंडक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा सेपरेशन कम रखते हुए हम उसमें मेटल प्लेट डालकर देखते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, next we have to discuss about here force due to number of charge particle on a single charge weight lie at the rest। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट में शो किया हुआ है, x, y और z ये कोऑर्डिनेट हैं। इसमें देखते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, और इन सारे चार्ज पार्टिकल के कारण किसी रेस्ट चार्ज, जो Q0 चार्ज हम शो कर रहे हैं, वो Q0 जो R0 पोजीशन पर रखे हुए, उस पर लगने वाला फोर्स हम कैसे निकालते हैं। तो इससे फोर्स का सम निकालने के लिए एक चीज पर ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एज सिमिलर अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, उसमें भी हम वही बात देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी का केस आती है, वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो सुपरपोजिशन मीन्स हम ऐसे टर्म से कहते हैं दैट इन दिस केस दैट इज अनएफेक्टेड बाय एवरी और अनदर कॉन्सेप्ट, जो अपने आप में सफिशिएंट है, सैचुरेटेड है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डेफिनेट है कि ऐसे पर्सन को एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो यानी टारगेट होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर ये चीज हम लोग स्टडी लाइन में भी देखते हैं, तो किसी भी केस को और किसी भी टारगेट को गेन करना कोई बड़ी टफ काम नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो डेफिनेट है कि अपने आप को वेक्टर के फॉर्म में ही रखना उचित होगा, तभी हम टारगेट गेन कर पाते हैं। मीन्स उस पर किसी प्रकार का प्रभाव, बैड, नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारी फोर्स भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। फोर्स भी, हर फोर्स अपने आप में इंडिविजुअल है, अपने आप में यूनिक है। वो किसी भी दूसरे फोर्स के प्रेजेंस होने से या एब्सेंस होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो भी फोर्स का रिजल्टेंट अप्लाई होगा, तो डेफिनेट है वो वेक्टर समेशन मेथड से होती है।
अब वेक्टर समेशन मेथड क्या है? तो क्लास 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर था वेक्टर। उस वेक्टर चैप्टर में हमारे पास दो तरह का एडिशन मेथड शो की जाती है। फर्स्ट, सॉरी, हाँ, दो तरह का, एक हो गया ट्रायंगल्स मेथड, एक हो गया पैरेललोग्राम मेथड, एक हो गया पॉलीगॉन्स, यानी तीन तरह का उसमें हमारा वेक्टर एडिशन का मेथड दी हुई है। उसी मेथड के बेस पर हम यहाँ पर सारे फोर्स को ऐड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज सबसे पहले ध्यान रखो कि टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए ये वेक्टर सम है, यानी सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको वेक्टर सम ही यूज करना है, वेक्टर का ही एडिशन मेथड यूज करना है। ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, यानी इंस्टेंट, दैट मीन्स कंकरेंट। कंकरेंट कहने का मतलब एक ही इंस्टेंट पर लगने वाली फोर्स, अगर समय में भी चेंजिंग हो जाएगी तो उन फोर्सों को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, उसको ऐड नहीं की जा सकती है। एट अ टाइम द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, यहां पर जितनी भी चार्ज का फोर्स होगा क्या है, दैट आर अनएफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यहां पर जितनी भी फोर्स का इफेक्ट होगी वो तो नेट हमको निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल फोर्स है अपने आप में यूनिक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी अदर फोर्स के प्रेजेंस रहने से या एब्सेंट होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाती है। अब जरा इसको ऐड करके देखिए कैसे हमारा फॉर्मेट होगा। तो लेट पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 and so on lie at different position vector R1 vector, R2 vector, R3 vector and so on। ये डिफरेंट R1, R2, R3, Rn या ऐसे डिफरेंट पोजीशन वेक्टर पर रखी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको क्या करना है, हियर वी टेक force on first is equals to force on O due to first, due to second, due to third, due to fourth and so on। ये हमारा वेक्टर के ही फॉर्म में रखेंगे, यानी वेक्टर समेशन मेथड का यूज करना है। चलो इसमें इसका फॉर्मेट यानी कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। तो फर्स्ट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 Q1/R01 स्क्वायर इंटू R01 कैप, यानी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 Q0 इंटू Q1/R01 स्क्वायर इंटू R01 वेक्टर इज द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट पार्टिकल, यानी फर्स्ट चार्ज। सेकंड वी टेक सेकंड चार्ज, third we take third charge, fourth, fifth, sixth, seventh and so on, we applying different charges in this given coordinate. These all charges are your distributed at different points, so this is known as discrete level। तो यहाँ पर हम डिस्क्रीट लेवल का सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूस लेवल का स्टडी करते हैं। कंटिन्यूस लेवल में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो फोर्स ऑन जीरो पोजीशन इज Q0/4πε0। देन इतना को कॉमन करके Q1/R01 स्क्वायर R01 कैप, Q2/R02 स्क्वायर R02 कैप
and so on we getting up to last number of charge. And next we discuss here taking out q naught by 4 pi epsilon naught. इस सब को हम क्या करते हैं, समेशन मेथड में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखें. The I equals to 1 to I equals to n q8 by r08 square r08 cap, या इसी को पोजीशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखें तो 0 से I यानी 0 r0 पोजीशन माइनस r8 होल क्यूब, और ये r0 यूनिट कैप है तो इसको रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट कर दिए. अब ये चीज देखना है कि यूनिट वेक्टर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, जबकि यहाँ पर क्यूबिक फॉर्म में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि r0 cap equals mod of here r01 vector divided by mod of r01 this. इसका मॉड से डिवाइड होती है तो मॉड से जब ये मॉड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेट है एक पावर बढ़ जाएगी. इट्स ओके. Let an example related with principle of superposition. सपोज करो कि हम कोई एक एक्सिस लेते हैं और उस पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और किसी ओरिजिन पर जो चार्ज हम लेंगे तो उसका कितना अमाउंट चार्ज या कितना अमाउंट फोर्स क्रिएट करती है. यहां पर एक एग्जांपल लिए हैं. 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स are kept fixed on x-axis at a point x equals to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, and so on 100 centimeter. The first particle charge 1.0 into 10 to the power minus 8 coulomb, second 8 into 10 to the power minus 8 coulomb, third 27 into 10 to the power minus 8 coulomb, and so on. 10th particle will have charge 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb, that is last charge. Find the magnitude of electric force acting on a 1 coulomb charge placed at the origin. तो ग्राफिक मेथड पर हम इसको पहले कोऑर्डिनेट में अरेंज कर दिए हैं. 0 पर 1 कूलम है, ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू डिफरेंट पॉइंट यानी 100 सेंटीमीटर तक डिवाइड किए और सारे पॉइंट्स पर अलग अलग चार्ज रहती है. अब यहां पर जो फोर्स लगेगा इस पर सारे फोर्स का रिपल्सिव फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रही है, एक ही डायरेक्शन में इसका रिपल्सिव फोर्स आते जा रहा है. इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट फोर्स FO जो होगा वो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू थर्ड एंड सो ऑन अप टू FN. N means here your discrete number of charges. फॉर्मूला यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ से. तो फर्स्ट फोर्स 1 by 4 pi epsilon naught q naught q1 by r1 square. सेकेंड चार्ज के लिए q naught q2 by r2 1 by 4 pi epsilon naught q naught q2 by 4 ये r2 square. फिर थर्ड चार्ज के लिए हम लेंगे तो 1 by 4 pi epsilon naught q naught q3 by r3 square. और इसी तरह हम n नंबर यानी लास्ट नंबर तक इसको हम लिखते चले जाते हैं. यानी ये लास्ट नंबर हमारा Qn डिवाइडेड बाय Rn होगा. अब जो वैल्यू है पहले हम वो पुट अप करते हैं कि 1 by 4 pi एप्सिलॉन का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 है. Q नॉट चार्ज इस पोजीशन पर 1 है.
और इंटरनल Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 ये सारे टर्म का हम वैल्यू पुटअप करते हैं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे 10 टू द पावर -8 जो है वो 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स डिवाइडेड बाई 100 और 10 और उसका स्क्वायर टाइम्स, यानी ये डिक्रीज कर जाएगा, यानी देन यानी 0.1 मीटर का स्क्वायर, 0.2 मीटर का स्क्वायर एंड सो ऑन लेते चलेगा। नाउ total solving we get 9 into 10 to the power 9 multiply with 10 to the power -6 और यहाँ 1 से लेकर 10 तक क्या आया, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम ये कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एस nth इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 10 into 10 plus 1 divided by 2 we get here 55, यानी 1 से लेकर 10 तक का टोटल सम हमारा 55 है। thus 9 into 10 to the power 3 multiply by 55 which implies 4.95 into 10 to the power 5 Newton. This is your answer. और इसी मेथड से अगर जो भी चार्जेस दिया रहेगा डिस्क्रीट में, लिमिटेड और अनलिमिटेड के केस में, तो हम अगले क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन x एक्सिस एट अ पॉइंट्स x is equals to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and so on up to 100 centimeter. Find particle has first particle has charge is given, second, third, fourth, fifth and so on. Find the magnitude of electric force on Q naught which is lie at origin which is equals to 1 coulomb. So using same principle, means principle of superposition, then adding by vector addition method, we get here q naught by 4 pi epsilon naught q1 by r1 square plus q2 by r2 square plus and so on qnth by rnth square. अब वैल्यू को पुट अप करो। हाँ, यहाँ पर जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, तो इसको पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। Then we get here arithmetic progression 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to 10. So using arithmetic progression और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दैट हैविंग 55. So net force exerted on this charge is equals to 4.95 into 10 to the power 5 Newton. Here, third question we taken from NCERT book. Here, consider three charges Q1, Q2 and Q3 each equals to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with same sign as Q placed at the centroid of triangle? तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंट्रॉइड है कहाँ। तो सेंट्रॉइड मान लेते हैं ये एक जो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ओ पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है और यहीं पर कैपिटल Q चार्ज। तो डेफिनेट है सबसे पहले हमको देखना होगा जो भी साइड L है, L के रिस्पेक्ट में पहले हम AD फाइंड करते हैं, यानी AD इक्वल्स टू AB cos 30 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है।
तो डेफिनेट है L√3/2 और ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 बाय टोटल पार्ट यानी 2/3 ऑफ AD, तो 2/3 ऑफ L√3/2 कैंसिल, वी गेट L/√3। अब ये डिस्टेंस तो चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो OA OB OC तीनों तो हमारा इक्वल ही रहेगा L√3। अब चलो फर्स्ट फोर्स यानी ए पर चार्ज है उसके कारण F1 निकालते हैं अलोंग OA, F2 निकालते हैं अलोंग BO और F3 भी निकालेंगे तो डेफिनेट है हमारा सेम होगा लेकिन CO के डायरेक्शन। अब हम पहले इस दोनों का रिजल्टेंट F1 और F2 का निकालें तो दैट इज F डैश विच इज इक्वल बट अपोजिट टू द F3। तो F3 की अपोजिट मीन्स हमारा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रही है। अब इस फोर्स को और F3 फोर्स को भी ऐड करके देखते हैं तो यूजिंग सेम वेक्टर लॉ वी ऐड वी गेट F इक्वल्स टू 0। इसी तरह अदर एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिस केस में हम किसी एक चार्ज को हम पलट देंगे यानी इसमें से तीन में से एक हम निगेटिव चार्ज कर देंगे, उस केस में फोर्स का इफेक्ट क्या होता है ये चीज निकालना है। नाउ फोर्थ, दिस इज ऑल्सो योर NCERT एग्जाम्पल। NCERT example, consider the charges Q, Q and minus Q as placed at the vertices of an equilateral triangle of each side L. What is the force on each charges? तो A, B, C तीन चार पॉइंट मान लिए वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, A और B पर प्लस Q और C पर माइनस Q। अब हर पार्ट पर लगने वाले फोर्स का कंपोनेंट जरा सोचें, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू थर्ड चार्ज। इसी तरह सी पर लगने वाला फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब तीनों का अलग अलग रिजल्टेंट निकालकर F1, F2 और F3 निकालते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, दीज थ्री फोर्सेस आर एज दिस वे, यानी इसको वेक्टर के मेथड से सेम एंगल पर रखेंगे, F2 को सेम एंगल पर रखें और F3 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अप्लाई कीजिए। नाउ गेट द रिजल्टेंट, F1 दिस, F2 is this and F3। अब F2 और F3 का फिर हम वेक्टर एडिशन लॉ यूज करेंगे तो सेम अमाउंट यानी 120 डिग्री एंगल होने के कारण हमको जो ये वेक्टर का रिजल्ट मिलता है, वेक्टर का रिजल्ट मिलेगा जो कि इक्वल टर्म में हमको नजर आता है। नाउ using this method we get here sum of net force on this case is also 0. नेक्स्ट केस हम लोग को पढ़ना है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Charge distribution occurs in three different levels: linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. Linear charge distribution means linear charge density lambda dq by dl means dq is equals to lambda into dl। तो फोर्स के इक्वेशन में 1/4πε0 इंटीग्रल फंक्शन ऑफ Q0 इंटू dq by r² लेना है। इसकी जगह पर dq की जगह पर लैम्डा इंटू dl पुट अप कर देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स dq by ds, तो dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds
अप्लाइंग एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम सिग्मा इंटू डी एस से रिप्लेस करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, सो डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डी वी। अब फोर्स के इक्वेशन में डी क्यू की जगह पर रो इंटू डी वी बाई आर स्क्वायर पुटअप कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट क्लास में अदर एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। आज का क्लास इतना है। अब चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके आगे वाला वीडियो भी आप लोग को डायरेक्ट मिल सके। थैंक यू।